नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अरे मोहन बाबू, लोग सुबह में और शाम में बगीचे में घूमने आते हैं। इस दोपहरी में आप इस सुनसान बगीचे में सुनैना भाभी को लेकर क्यों बैठे हैं? क्या कोई बात है? अरे मोहन बाबू, अब तो लगभग 100 में से 50 घरों की यही कहानी है। बहू बेटे या तो अलग जाकर रहते हैं या बेटा घर जमाई बनकर रहता है। अब क्या किया जाए? आपको खुद को संभालना ही होगा। जो जीते जी आपको छोड़कर चला गया, उसके लिए क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? देखिए, कहीं भाभी जी की तबीयत न खराब हो जाए। मोहन बाबू के पड़ोसी शर्मा जी बैंक का काम निपटाकर वापस आ रहे थे। तभी उनकी नज़र सुनसान बगीचे में बैठे मोहन बाबू पर पड़ी और उन्होंने पूछ लिया। शर्मा जी की पत्नी बिमला जी बोली, हाँ भाई, जब बेटा कमाने वाला और ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की अपनी पसंद से ले आए तो ऐसा ही तो होता है। अब देख लीजिए मोहन बाबू, आप हमारे लड़के को कहते थे कि पूरा दिन आवारागर्दी करता रहता है, न जाने क्या करेगा। भले ही आपके बेटे की तरह मेरा रामू बड़ी नौकरी नहीं करता, दुकान पर ही बैठता है, पर रहता हम लोगों के साथ है और हमारी बहू हमारी इज्जत भी करती है। तो अब बताइए, कौन हुआ नालायक और कौन हुआ लायक? और ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, अपने सुख के लिए जो सास ससुर की सेवा नहीं कर सकी। आपको लगता है वो अपने मायके में आपके बेटे की सेवा करेगी या उसके ससुराल वाले उसकी इज्जत करेंगे? बताओ भाई, माँ बाप को छोड़कर बेटा घर जमाई बैठा है। शर्मा की पत्नी से बोले, ये कैसी बातें कर रही हो? एक तो सामने वाला पहले से परेशान है, तुम और आग में घी डाल रही हो। चलो घर चलते हैं, बहुत धूप है, मुझे प्यास भी लग रही है। मिसेज शर्मा बोली, सच बोलती हूँ, इसलिए लोगों को कड़वी लग जाती है। अब देखो बेचारे, अगर पेंशन पर नहीं जीते होते तब तो उनके बेटे बहू इसे भीख मंगवाते। आज पार्क में बैठे हैं, अगर बेटा बहू उनके साथ रह जाता तब तो स्टेशन पर कटोरा लेकर बैठे रहते। शर्मा जी बोले, अब बस भी करो, गलती हो गई जो तुम्हारे साथ मैं इनका हाल चाल पूछ लिया। अब चलो यहाँ से। इतना कहकर शर्मा जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहाँ से चले गए। सुनैना जी अपना आंचल मोहन बाबू के सर पर रखते हुए बोली, सुनो जी, चलो अब चलते हैं, कहीं आपको लू ना लग जाए। अब जो हमारी किस्मत में लिखा है वो बदला तो नहीं जा सकता। कितनी देर घर से बाहर रहेंगे? मोहन बाबू बोले, सुनैना, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारा बेटा वहाँ सुखी होगा? क्या मैं कोई कठोर कदम तो नहीं उठाया? सुनैना जी बोली, आपने कुछ नहीं किया है, वह अपनी मर्जी से हमें छोड़कर गया है। अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरा बच्चा जहाँ रहे सुखी और स्वस्थ रहे। यह कहकर दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने घर चले गए। सच कहते हैं लोग, माँ का दिल होने वाली परेशानियों को पहले ही भाप जाता है। इधर सुनैना जी और मोहन बाबू अपने बेटे अमित की चिंता में दिन रात डूबे रहते थे। सुनैना जी ने तो मानो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। उधर 2 दिनों से अमित बुखार में तड़प रहा था, पर उसके ससुराल में किसी को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी मोना भी अपनी किटी पार्टी और मौज मस्ती में इतनी व्यस्त रहती थी कि अमित को नौकरों के सहारे छोड़कर आज फिर किसी फंक्शन में चली गई थी। अमित को प्यास लगी थी, पर उसे नौकरों के आवाज़ देने की इच्छा नहीं हुई। उसका अंतःकरण शोक और निराशा में से डूबा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी ये दुर्दशा हो जाएगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए वो किसे दोष देता? घर जमाई बनकर ससुराल में रहने का उसका खुद का फैसला था, तो पत्नी को भी स्वार्थी कैसे कह सकता था?
जबकि वो खुद अपने पिता की दुर्बलता को देखकर भी उनसे मुंह फेर आया था, परंतु ससुराल में आकर निरंतर सबके द्वारा छोला जा रहा था। इन सभी बातों का दोषी वो खुद ही था। तो बस एक गलत कदम और उसके जीवन की दिशा ही बदल गई थी। थोड़ी देर पहले अमित ने बड़े प्रेम से अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम कहीं मत जाओ। अगर मेरी माँ रहती तो मेरे सिरहाने बैठी रहती, पर कोई बात नहीं, तुम हो ना। तुम्हारे लिए तो मैं सबको छोड़ आया, तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। इतना कहकर अमित ने मोना का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाने की कोशिश की। मोना उसका हाथ झिड़कते हुए बोली, ओ प्लीज़ अमित, तुम अपनी माँ की तरह मुझे गंवार समझते हो कि पति की सेवा के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को भूल जाऊं और तुम्हारे सिरहाने बैठी रहूं। नौकरों से कह दिया है, तुम्हें कुछ ज़रूरत होगी तो वो दे देंगे, और सपने वही देखना चाहिए जो पूरे हो सकते हैं। और हाँ, ये मत भूलो कि ये मेरा घर है। इतना कहते हुए मोना लहराती हुई वहाँ से चली गई। अमित कमरे में अकेले बैठा बैठा अपने माता पिता को याद कर रहा था। उसके पिता मोहन बाबू, जो उसके बहुत करीब थे, उसकी बहुत चिंता करते थे, और अमित भी अपने पिता को अपना आदर्श मानता था। उसे याद आया कि कैसे उसने मोना के कहने पर अपने आदर्श पिता पर शक किया, जिसका परिणाम आज वो भुगत रहा है। सच कहा है किसी ने, शक्की आदमी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता है। कुछ ऐसा ही अमित के साथ भी हुआ। उसके शक ने उसे अपने ही परिवार से अजनबी बना दिया, जिसके लिए उसने अपने जन्मदाता को छोड़ दिया। वो भी उसकी ना हो पाई। बुखार में तड़पता अमित अपनी माँ सुनैना देवी को याद कर रहा था, जो उसकी छोटी सी छोटी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती थी। उसकी एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़कर बेटे के पास दौड़ी आती थी। हल्का सा बुखार होने पर भी रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। मोहन बाबू समझाते कि सुनैना, हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है। उस पर सुनैना जी कहती, मेरा बेटा बुखार में रहेगा और मैं आराम से रहूँगी। आप माँ के हृदय को नहीं समझ सकते। ये कहीं भी रहे, इसके लिए मेरा दिल तड़पता ही रहता है। हे ईश्वर, इसे मेरी भी उम्र लगा दे। सुनैना जी अमित की हर इच्छा पूरी करती थी। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता का ख्याल रखेगा। समय बीतता गया। माता पिता की मेहनत रंग लाई। बेटा होनहार हुआ तो उनके परिवार की खुशी की चर्चा हर जगह होती गई। उनके पड़ोस में सुमित्रा जी रहती थीं, जिनकी बेटी मोना की उम्र लगभग अमित के बराबर ही थी। दुर्भाग्यवश उनके पति का देहांत कुछ वर्ष पहले हो गया था, तो एक मोहल्ले में रहने के नाते दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। एक खाता पीता परिवार, कमाऊ लड़का तो हर लड़की के माँ बाप को अच्छा और लुभावना लगता है। तो बस सुमित्रा जी की नज़र अमित पर आकर रुक गई। फिर उन्होंने सुनैना जी से खूब अच्छी दोस्ती बनाई। दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे। पर जल्दी ही सुनैना जी की खुशियों को जमाने की नज़र लग गई। उन्हें लीवर कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 6 महीने में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा अमित की चिंता खाने लगी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। हर दिन सुनैना जी यही सोचती थी कि अब पति और बेटे को किसके सहारे छोड़कर जाएं, क्योंकि हालात बदल रहे थे जो अब उनके बस में नहीं था। इसी बात का फ़ायदा सुमित्रा जी ने उठाया और उन्होंने मोना के रिश्ते की बात सुनैना जी के सामने रख दी।
और ये भरोसा दिलाया कि उनके ना रहने पर वो दोनों बच्चों का ध्यान एक जैसा रखेंगी, ताकि वे निश्चिंत होकर इस दुनिया को छोड़ सके। इस वादे पर भरोसा रखकर सुनैना जी ने अमित और मोना की शादी जल्द से जल्द करवाने की ठान ली। माँ और पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए दोनों पिता पुत्र मान गए। आखिर करते भी क्या, फिर अमित की धूमधाम से शादी हुई। 2-4 दिन बाद सुमित्रा जी अपना पूरा सामान लेकर अपनी अमित के घर पर आ गई, ये कहते हुए कि उनकी बेटी अभी घर गृहस्थी के झमेले से अनभिज्ञ है। सुनैना जी को लगा कि चलो अच्छा है, वो उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ आई है। पर ये क्या, उनके आते ही मोना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो लेट तक अपने कमरे में सोती रहती, जबकि वो जानती थी कि सुनैना जी के पास वक्त ज़्यादा नहीं था। फिर भी अपनी बेटी के लिए सुनैना जी कुछ न कुछ करती ही रहती थी। वहीं ये सब देखकर मोहन बाबू आग बबूला हो रहे थे। देखते देखते 3 महीने बीत गए। आए दिन घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाते थे। सुनैना जी और मोहन बाबू सुमित्रा जी की वजह से कुछ कहते नहीं थे, तो सुमित्रा जी कहती थी, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब क्या मेरी बेटी जिसकी नई नई शादी हुई है वो मातम मनाती रहे? क्या वो अपनी ज़िंदगी नहीं जिएगी? सुमित्रा जी की बातों से सुनैना जी बहुत आहत हुई। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो मोहन बाबू ने बड़े आदर के साथ सुमित्रा जी से कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपने घर रहने चले जाइए। आपकी बेटी को यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, इसका वादा मैं करता हूँ। पर आपके रहने से हो सकता है हमारा बसा बसाया घर उजड़ जाए, और मेरी पत्नी के पास अब समय भी ज़्यादा नहीं है। मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहता। तो मोना ने ये बातें सुनी, फिर क्या था, वो तो राशन पानी लेकर दोनों पति पत्नी पर चढ़ गई और बोली, अच्छा अब मेरी माँ का रहना यहाँ आपको खटकने लगा। आपको क्या लगता है मेरी माँ यहाँ से चली जाएगी तो आप लोग मुझ पर हुक्म चलाओगे? भूल जाओ, मेरा पति कमाता है तब ये घर चलता है, तो आप लोगों के कहने से मैं नहीं चलने वाली। और हाँ, आप मम्मी जी याद रखिए, ऐसा ना हो कि आपके मरने से पहले ही आपके बेटी को यहाँ से लेकर मैं चली जाऊँ, तो आपकी आत्मा यहीं भटकती रह जाएगी। तो खबरदार, जो मेरी माँ से अगर ऊंची आवाज़ में बात करने की किसी ने कोशिश भी की तो। अचानक से मोना ने देखा कि सामने से अमित आ रहा था, तो वो चुप हो गई। अमित बोला, क्या बात है? किस टॉपिक पर बात हो रही थी जो बाहर तक आवाज़ जा रही थी? सुनैना जी बेटे से कुछ कहती है उससे पहले ही मोना रो रो कर कहने लगी, मैं आपके माता पिता को अपने माता पिता जैसा सम्मान देती हूँ, पर मेरी माँ का यहाँ सम्मान नहीं होता। क्यों? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप अगर सही समझे हैं तो मैं अपनी माँ के साथ मायके चली जाती हूँ रहने के लिए। वैसे भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। चलो माँ, मेरे कमरे में चलो, अब आप मेरे कमरे में रहोगी और अमित अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। इतना कहकर मोना अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चली गई। माता पिता बेटे की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। अमित बोला, पापा, माँ का तो समझता हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर क्या आपको भी समझ में नहीं आती? अरे अभी बहू को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, आपने तो अभी से हम लोगों को अलग कर दिया, न जाने आगे और क्या होगा। इतना कहकर अमित भी वहाँ से चला गया। मोहन बाबू हैरानी से अपने बेटे को देखते रह गए कि जो बेटा उन पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, आज पत्नी के कहने पर माँ बाप पर शक करने लगा। अगले दिन सुनैना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बार बार एक ही बात मोहन बाबू से कहती, सुनिए, मोना को बस खुद से प्यार है,
देखना एक दिन ऐसा आएगा जब वो मेरे बेटे की भी फिक्र करना छोड़ देगी। वो जब अपने पति की फिक्र नहीं करेगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी। भगवान करे मेरा डर गलत साबित हो। अपने मन में ढेर सारी अशांति लिए हुए सुमित्रा जी ने एक दिन आंखें मूंद ली और सब कुछ मोहन बाबू पर छोड़कर चली गई। पत्नी का बिछड़ना मोहन बाबू सह नहीं पाए। उन्होंने सुमित्रा जी और मोना पर उसका दोष लगाया। फिर क्या था, पत्नी के कहने पर अमित अपने पिता को छोड़कर ससुराल रहने का फैसला किया। मोहन बाबू उसे बहुत समझाने की कोशिश करते रहे पर वो एक नहीं माना, बस मौन साधे प्रतिक्रियाविहीन बैठा रहता। आखिर बेटे की खुशी के लिए मोहन बाबू ने बिछड़ना भी स्वीकार कर लिया। अचानक से नौकर की आवाज़ पर अमित यादों से बाहर आया। साहब, आप कहें तो चाय ला दूं? अमित एक टक्की लगाए नौकर की तरफ देखने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने माता पिता के पास नहीं बल्कि ससुराल में है। उसने नहीं में इशारा किया और सोचने लगा कि पिता ने कितना समझाया था कि इस फैसले से तुम्हारे जीवन पर बहुत असर होगा। शुरू में ये खुशी तुम्हें आनंद देगी पर आगे चलकर तुम्हारी पूरी आज़ादी किसी और के फैसले पर निर्भर हो जाएगी और वही हो रहा है। आज अमित को एहसास होने लगा कि भले ही वो ससुराल के घर में रह रहा है, जितना भी खर्च करे, पर उसका मान सम्मान उस घर के बेटों जैसा कभी नहीं मिला, क्योंकि मायके में रहने के कारण पत्नी का वरबोलापन भी बढ़ता जा रहा था। अमित की देखभाल और ख्याल रखने के बदले मोना को अपने साथ श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती थी। मौज मस्ती की सीमाएं तो बढ़ती ही जा रही थी। पति तो बस पैसा कमाने का एक मशीन मात्र था। सासू माँ, जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उसे सुनाना शुरू कर दी थी कि हमेशा घर में रहने वाले की रोज़ रोज़ आव भगत नहीं होती। अचानक से अमित के मन में कुछ आया। अपनी माँ का प्यार उसे याद आने लगा और वो विकल हो गया। वो तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डालकर अपनी गाड़ी निकाला और पिता के घर की तरफ रवाना हो गया। रात भर के सफ़र के बाद सुबह के उजाले में जब वो घर के समीप पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे वहाँ का कण कण उसे पुकार रहा है। उस धरती और आकाश की हवा में मानो ऐसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप, बीमारियां सब लुप्त होने लगी। जैसे ही वो गाड़ी से निकला और अपने घर के गेट के सामने रुका, उस एक एक चीज़ में उसकी माँ का प्यार और पिता का विश्वास नजर आने लगा। अनायास ही उसकी आंखें भर आई। गेट खोलकर अंदर गया तो सामने आराम कुर्सी पर मोहन बाबू आंख बंद करके मानो उसी का इंतजार कर रहे थे। अचानक से बेटे की पैरों की आहट सुनकर बोले, अमित, तुम हो क्या? अमित बोला, पापा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आया हूँ? बेटे की आवाज़ सुनकर मोहन बाबू चौंक उठे। सामने अमित को देख मानो खिल उठे। फिर उसे खींचकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे और बोले, बेटा, तुम आ गए। मुझे तो लगा शायद मैं तुम्हें एक आखिरी बार देख भी पाऊंगा कि नहीं। मैं सच कहता हूँ, मैंने या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारी पत्नी या सास के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था। अनजाने में अगर कुछ कहा हो तो हमें माफ़ कर दो, पर मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारी माँ के बाद एक तुम्हारा ही तो सहारा था। अब अगर तुम गए तो मैं नहीं रह पाऊँगा। पिता की स्नेह भरे एहसास को पकड़ अमित बोला, पापा, आपने शायद ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपने रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। शायद माता पिता का प्यार ऐसा ही होता है जो मैं नहीं समझ पाया। मुझे माफ़ कर दो। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार,
स्नेह और अपनापन पाकर अमित बस रोता रहा। फिर घर के अंदर जाकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन के कुछ वर्ष में मिले उस अपमान, ठोकर और बेगानेपन से उसे अपनों का महत्व समझ में आया कि जो पत्नी उसकी इज्जत नहीं कर रही थी, क्या उसने कभी उसके माता पिता की इज्जत करेगी। जिस घर से उसकी पत्नी ने उसे कभी विरक्ति करवा दी थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। नौकरों को कहकर अमित ने पिता के पसंद का खाना बनवाया। दोनों मिलकर एक साथ खाना खाकर फिर ढेर सारी बातें की। बाद में अमित पिता के सिरहाने जाकर बैठा तो मोहन बाबू उसका सर सहलाने हुए बोले, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे उस वक्त तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था, तुम्हारा विश्वास करना चाहिए। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अमित बोला, पापा फिर आपने मुझे जाने से रोका क्यों नहीं। मोहन बाबू बोले, बेटा मैं तुम्हारी खुशियों के आरे कैसे आ सकता था। तुम नया जीवन शुरू कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा प्रेम तुम्हें कमज़ोर कर दे, जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक दे। इसलिए तो मैं खुद के लिए वनवास चुनाव किया, तुम्हारे लिए नहीं। कहते कहते मोहन बाबू की आंखों में आंसू आ गए। अमित उनका हाथ थाम कर बोला, पापा आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ़ कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। अमित के व्यवहार से हैरान मोहन बाबू उसे आश्चर्य से निहारने लगे और बोले, बेटा जो भी बहू के साथ कहा सुनी हुई है उसे ख़त्म करो। जीवन बहुत छोटा होता है, खुशियों से जीना चाहिए। पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें ऐसे छोड़ कर जाऊँ। मेरा कहा मानो, बहू को मना कर ले आओ। अमित ने विश्वास भरे हाथ अपने पिता के हाथ पर रखा और उन्हें शुभ रात्रि कहकर अपने कमरे में चला गया। जब सोने गया तो बैठे बैठे उसने मोना को मैसेज भेज दिया, मैं अब तुम्हारे घर लौटकर घर जमाई बनने नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब वापस बोकारो आकर मेरे साथ रहना होगा। मेरे पिता को मेरी ज़रूरत है, तो तुम्हें अगर ये स्वीकार हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। सुमित्रा जी ने तो मोना को बहुत बहकाने की कोशिश की, परंतु मोना के पिता मनोहर बाबू ने उस रोज़ सरला जी को बहु डांटा और बेटी से कहा, बेटी अपने जीवन को सजाना है या बिगाड़ना है ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी माँ ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, ऐसा ना हो कि इसके बहकावे में आकर तुम अपनी खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद कर दो। सोचो कितना पाप लगेगा तुम्हें। तुम दोनों की वजह से वो भली औरत इस दुनिया से चली गई। कहीं तुम्हारे ससुर को कुछ हो गया, तुम्हारा पति तुम्हें जीवन भर माफ़ नहीं कर पाएगा। जाओ और उस भले मानुस के से माफ़ी मांगकर अपनी गृहस्थी की एक नई शुरुआत करो। पिता की बात मानकर मोना अगले ही दिन अमित को फ़ोन करके बोली, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ रही हूँ। आते ही मोना ने मोहन बाबू के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मोहन बाबू ने एक पिता होने का फर्ज निभाया और उन्होंने मोना को माफ़ कर दिया, ये कहते हुए कि अब ये घर और यहाँ की एक एक चीज़ तुम्हारी है, तो अब अपना घर संभालो। मोना ने अमित से भी माफ़ी मांगी। अमित बोला, इस गलती की तुम अकेली भागीदारी नहीं हो, मैं भी उतना ही दोषी हूँ, तो अब हमें मिलकर ही सब कुछ ठीक करना होगा। तो दोस्तों, अमित ने फैसला लेकर सही किया या गलत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। बाय बाय।